नमस्कार दोस्तों। आज हम उपन्यास से बचे हुए जो प्रश्न थे उनका अध्ययन करेंगे। प्रश्नोत्तरी सीरीज अपनी 51 भाग चल रहा है। प्रत्येक प्रश्न की अच्छे से व्याख्या करते हुए उपन्यासों के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पूरे वीडियो में लगातार बने रहें। प्रत्येक प्रश्न की बिल्कुल बारीकी से आपको हर एक बातें बताई जाएगी। बीच में वीडियो छोड़ने से आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। पहले आप उपन्यास चैप्टर पढ़ें, उसके बाद में ये दोनों वीडियोज़ अगर आप देख लेंगे तो आपका उपन्यास से संबंधित किसी भी परीक्षा में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न गलत होने के कोई चांस नहीं है। ये अपना वादा है, आप लगातार इससे बने रहें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो आप अपने मित्रों तक इसको ज़रूर शेयर करिएगा। प्रत्येक विद्यार्थी देखने वाला 5 मित्रों को शेयर करेगा तो काफ़ी फ़ायदा होगा विद्यार्थियों को। तो देखिए, आज का अपना पहला प्रश्न है। देखो, सूरदास के जीवन पर आधारित उपन्यास किसने लिखा? बहुत अच्छा प्रश्न है। आशा करता हूँ साहित्यिक विद्यार्थियों को इस बात का पता भी होना चाहिए। तो देखो, भगवती चरण वर्मा, यशपाल, अमृत राय या अमृतलाल नागर। तो सूरदास के जीवन पर लिखने वाले जो उपन्यासकार हैं वो अमृतलाल नागर हैं, और इसका शीर्षक है वो क्या है? खंजन नयन नाम से। और मानस का हंस नाम करके अमृतलाल नागर ने तुलसीदास के जीवन पर भी एक उपन्यास लिखा था। अगर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाए कि हिंदी साहित्य जगत में सर्वाधिक जीवनी परक उपन्यास लिखने वाले उपन्यासकार कौन हैं, तो ध्यान रखिएगा, रांघे राघव हैं। ठीक है, हिंदी का इन्हें शेक्सपियर भी कहा जाता है, रांघे राघव को। और रांघे राघव ने सर्वाधिक जीवनी परक उपन्यास लिखे हैं, परंतु हिंदी साहित्य जगत के सूर्य और चंद्रमा कहलाने वाले सूर्य और तुलसीदास पर लिखने वाले जो लेखक हैं वो हैं अमृतलाल नागर, खंजन नयन। ध्यान रखिएगा, सूरदास, मानस का हंस, तुलसीदास। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखो, निम्न में से आंचलिक उपन्यासों के लिए कौन सा कथन सत्य है? यानी आंचलिक जो उपन्यासों की परिपाटी चली 1950 के बाद, तो उस परिपाटी में क्या बात है वो महत्वपूर्ण है। तो पहला अपना जो ऑप्शन है वो है इसमें किसी विशेष अंचल का चित्रण होता है। बात सही है, एक अंचल विशेष का चित्रण होता है। अंचल विशेष के रीति रिवाज, रहन सहन, मेले उत्सव आदि चित्रित होते हैं। बिल्कुल सही है। आंचलिक भाषा में प्रयुक्त होता है तभी तो वो आंचलिक कहलाएगा। शब्दावली और मुहावरे आदि का प्रयोग होता है। तो इसमें ऑप्शन अपना होगा सभी। यानी एक अंचल विशेष का चित्रण होगा, अंचल विशेष के रीति रिवाज होंगे, रहन सहन होंगे, मेले उत्सवों का चित्रण होगा, शब्दावली है, लोकोक्ति, मुहावरे हैं, वहाँ की भाषा है, उनका प्रयोग होगा, ठेठ ग्रामीण भाषा का। आ रही है ना बात समझ में? पहला आंचलिक उपन्यास आपको पता ही है, मेला आंचल, फणीसुनाथ रेणु का 1954 में प्रकाशित हुआ था। अगर बाय द वे आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछ ले कि मेला आंचल उपन्यास जो नेट जेआरएफ में भी जोड़ रखा है उसका नायक कौन है, अगर किसी विद्यार्थी को पता है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेगा कि मेला आंचल का नायक का नाम लिखेगा आपको। फिर कल वाली वीडियो में मैं आपके बाद कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आगे देखिए, इनमें से आंचलिक उपन्यासकार कौन है? तो फणीसुनाथ रेणु, अमृत रॉय, महेंद्र बल्ला, यशपाल। तो फणीसुनाथ रेणु वो आंचलिक उपन्यासकार हैं। अकेले फणीसुनाथ रेणु को ही मत मानिए आप आंचलिक उपन्यासकार। इसके साथ साथ आपको एक बात बता दूं, नागार्जुन जो हैं, जिनके उपन्यास हैं बलचमना, वरुण के बेटे, बाबा बटेरनाथ, उग्रतारा, जमनिया का बाबा, ये जो हैं रतिनाथ की चाची, ये नागार्जुन हैं, वो भी आंचलिक उपन्यासकार हैं। दूसरी बात, कृष्णा शोभती हैं, वो भी आंचलिक उपन्यासकारों में आती हैं। ठीक है, और एक जो शिवपूजन सहाय का आपने नाम सुना होगा, वो भी आंचलिक उपन्यासकारों में आते हैं। इस प्रकार से 4-5 लोग हैं जो आंचलिक उपन्यासकारों की श्रेणी में आते हैं। कभी एक रेणु का ही आप टांग पकड़े मत रहिए कि रेणु ही आएगा ऑप्शन में। अगला ऑप्शन में दे दे कि यहीं पे ऑप्शन बना देता आंचलिक उपन्यासकार रेणु, नागार्जुन, शोभती और शिवपूजन सहाय, आगे ऑप्शन दे देता उपयुक्त सभी, तो कंफ्यूज हो जाते आप। तो यहीं पे रेणु उत्तर दे देते। ऐसे नहीं करना, पूरे प्रश्न के ऑप्शनों को अच्छे से पढ़ना है कि अगला प्रश्न में क्या पूछ रहा है। इसीलिए मैं बार बार आपसे ये बात कह रहा हूँ कि ऑप्शन पूरे अच्छी तरीके से पढ़ना। जब ऑप्शन अपन पूरी अच्छी तरीके से पढ़ लेंगे, प्रश्न को अच्छे से समझ लेंगे, तो उसका आधा उत्तर तो प्रश्न में ही मिल जाएगा। ध्यान रखना, ठीक है ना? तो ऑप्शन अच्छे से पढ़ने अपन को। तो आंचलिक उपन्यासकार 4-5 हैं। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा उपन्यास हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है? अच्छा प्रश्न है।
ये नहीं शब्द है ना, वो आधे से ज़्यादा विद्यार्थी पढ़ते नहीं कि पेपर में पूछ क्या रहा है अपन को, ये शब्द अपन छोड़ देते हैं। नहीं, इसमें नहीं पूछा है और अपन क्या करते हैं, निम्न में से हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है, इनामदास का पोथा दिखा, खड़ाक उत्तर दे दिया कि हो बिल्कुल इजी था, और घराने तक वो इजी रहता है। फिर की आती है तब जाके थोड़ा सा माथा समझ में आता है, कोई बताता है कि इसमें नहीं पूछा है, हाँ नहीं पूछा है अगले ने। तो देखिए नहीं में इनामदास का पोथा, पुनर्वा, दिव्या, बाणभट्ट की आत्मकथा। तो देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास हैं बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेखा, पुनर्वा, इनामदास का पोथा। तो ये दिव्या है ना, ये यशपाल का उपन्यास है, अमिता, दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, मेरी तेरी, उसकी बात, झूठा सच, ये उपन्यास यशपाल के हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, उनको सांस्कृतिक उपन्यासकार भी कहा जाता है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपने उपन्यासों को गप्प की संज्ञा दी है। ठीक है, ये बात भी आप ध्यान में रखिएगा। आशा करता हूँ आपको चारों पर्सन बिल्कुल अच्छे से समझ में आए। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि सर हमें ये चीज़ें क्लियर नहीं हुई, तो आपकी बाकायदा क्लियर की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कौन सा कथन असत्य है। रेणु जी ने बिहार के ग्रामीण अंचल के कथानक लिए हैं, बिल्कुल सही बात है, रेणु ने बिहार के ही अंचल के लिए, चाहे कोई सा उपन्यास उठा के देख लो, चाहे जुलूस देख लो, चाहे दीर्घतपा, चाहे मेला आंचल, कोई सा भी उठा के देख लो। ठीक है, चारुचंद्र लेख उपन्यास यशपाल का है। तीसरा ऑप्शन है बाणभट्ट की आत्मकथा के लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। झूठा सच का कथानक देश के विभाजन की त्रासदी पर आधारित है। आशा करता हूं कि अच्छी तरीके से बिल्कुल आराम से आपको समझ में ये बात आ गई होगी। तो देखो, ये चारुचंद्र लेख है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, यशपाल का नहीं है। ये झूठा सच उपन्यास है, वो कथानक देश के विभाजन की त्रासदी पर ही है। ये उपन्यास मित्रों यशपाल का ही है, और इस उपन्यास में के दो भाग हैं। पहला भाग है वतन और देश, जो 1958 में प्रकाशित हुआ। दूसरा भाग इसका देश का भविष्य, जो 1960 में प्रकाशित हुआ। और बाणभट्ट की आत्मकथा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, अपना कंसेप्ट क्लियर है। ये चारुचंद्र लेख भी हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, यशपाल का नहीं है। तो ये कथन अपना इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा असत्य कथन से हटना ना अपन को। है कोई समस्या? नेक्स्ट देखो, स्वातंत्र्य भारत के ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता का परत दर परत उगाड़ने की कोशिश किस उपन्यास में की। ये स्वातंत्र्य, ये शब्द का मतलब समझते हो क्या आप लोग? स्वतंत्रता के बाद, ठीक है ना, स्वातंत्र्य इसका मतलब स्वतंत्रता के बाद। झूठा सच, राग दरबारी, आगरा बाजार, अलग अलग वेतरणी। तो आशा करता हूं मित्रों आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। इसमें यह पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद में किस उपन्यास में अपने ग्रामीण जीवन की मूल्यहीनता को परत दर परत उखाड़ा गया, यानी भ्रष्ट प्रशासन तंत्र है उस पर व्यंग्य किया गया है, किस उपन्यास में? तो मित्रों ये राग दरबारी उपन्यास है ना, इसमें किया गया है। ये श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है, शिवपालगंज की इसमें कहानी है। और ये जो उपन्यास है मित्रों नेट जेआरएफ में भी जोड़ा हुआ है, सिलेबस में है अपने। तो इसलिए आप इस उपन्यास के बारे में जानना चाहते हैं पूरी डिटेल अच्छे से, तो आप यूट्यूब के प्लेलिस्ट में जाइएगा। इसमें जितने भी उपन्यास, जितनी भी कहानियां, नाटक जो भी जोड़े हुए हैं सारे मैंने डाल रखे हैं। तो राग दरबारी उपन्यास है, उसमें भ्रष्ट प्रशासन तंत्र पर व्यंग्य किया गया है। एक युवक होता है जो कि अपने ननिहाल में इतिहास से एमए करने के बाद में किसी बीमारी के स्वास्थ्य लाभ के लिए वहाँ पर जाता है, बीमार हो जाता है। तो वहाँ के हालात वगैरह देख करके वो उसका मन कचोटने लगता है। तो उस आधार को लेकर के श्रीलाल शुक्ल ने बहुत ही शानदार उपन्यास लिखा, और श्रीलाल शुक्ल को इस उपन्यास पे मित्रों साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला हुआ है। यह 1968 में प्रकाशित हुआ, 69 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल गया था। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह सारी बातें इसमें बताई गई हैं कि कैसे कैसे प्रशासन होता है, उसमें भ्रष्टाचार फैला हुआ है। नेक्स्ट देख, निम्न में से निर्मल वर्मा का उपन्यास नहीं है। लालटेन की छत है, वे दिन है, उखड़े हुए लोग, एक चित्रा सुख है। तो मित्रों उखड़े हुए लोग हैं वो राजेंद्र यादव का उपन्यास है। लालटेन की छत है, वे दिन है, एक चित्रा सुख है, ये सारे के सारे निर्मल वर्मा के। उखड़े हुए लोग है वो राजेंद्र यादव का है। राजेंद्र यादव को मित्रों ग्रेट शोमैन के नाम से भी जाना जाता है, ये भी ध्यान में रखना। और इनके प्रसिद्ध प्रसिद्ध एक दो उपन्यास जो मेरे याद है मैं बता दूं आपको। एक इंच मुस्कान जो मनु भंडारी के साथ में लिखा था इन्होंने, सारा आकाश था इनका, अनदेखे अनजान पुल भी इनका। ये तीन चार महत्वपूर्ण इनके उपन्यास हैं।
आपका बंटी और महाभोज उपन्यास। तो मित्रों ये मनु भंडारी का उपन्यास है, आपका बंटी और महाभोज। आपका बंटी जो उपन्यास है वो नेट जेआरएफ में जोड़ा हुआ है, मैंने प्लेलिस्ट में डाल रखा है, आप अच्छे से जाके पढ़िएगा। यानी मतलब तलाकशुदा जो दंपति होते हैं उसके जो बच्चे होते हैं उनके जीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है उसका बहुत मार्मिक चित्रण किया मनु भंडारी जी ने। बहुत अच्छा, बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से चित्रण किया है। एक बार जरूर पढ़िएगा, आपको बड़ा सुकून मिलेगा इस उपन्यास को पढ़ने के बाद में। महाभोज एक राजनीतिक उपन्यास है, महाभोज ही इसका मुख्य पात्र है। ये भी बहुत अच्छा उपन्यास है, मौका मिले तो जीवन में कभी इस उपन्यास को पढ़ना, परंतु ये तो जरूर पढ़ना क्योंकि ये अपने सिलेबस में जोड़ा हुआ है, ठीक है ना। ये उपन्यास हैं, ये कहानियां हैं, जब आप फ्री हो, जब आपकी जॉब लग जाए तब जाके ये काम होते हैं कि आप आराम से इनको पढ़ो, अपने ज्ञान का वर्धन करो, अपने ज्ञान को बढ़ाओ, दूसरों को दो। ये ऐसी विद्या है मित्रों, जितनी आप दूसरे को दोगे उतनी आपकी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। ईर्ष्यालु प्रवृत्ति मत रखना किसी से भी कि मैं इसको ये प्रश्न बता दूंगा तो मेरे तो बहुत बड़ा घाटा होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, 55 खंबे लाल दीवार उपन्यास के रचनाकार कौन है? तो मित्रों 55 खंबे लाल दीवार ये उषा प्रियमवदा का उपन्यास है, ठीक है। ये हॉस्टल में रहती थी उस समय की कहानी है इस उपन्यास में, ठीक है ना। रुकेगी नहीं राधिका, 55 खंबे लाल दीवार, ये इनके प्रसिद्ध प्रसिद्ध उपन्यास हैं। नरेश मेहता का उपन्यास कौन सा है इसमें? नरेश मेहता का उपन्यास पूछा अपन को। उखड़े हुए लोग अपने अभी पढ़ा है, राजेंद्र यादव का है। अंधेरे बंद कमरे में मोहन राकेश का है। ये पथबंधु ये नरेश मेहता का है। अलग अलग वेतरणी, तो मित्रों अलग अलग वेतरणी जो उपन्यास है वो शिव प्रसाद सिंह का उपन्यास है। अलग अलग वेतरणी किसका उपन्यास है? शिव प्रसाद सिंह का। अगर ऐसा प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में आता है तो ऐसे प्रश्नों को उत्तर कैसे निकालना वो ध्यान में मैं आपको बता दूं। जैसे 4 ऑप्शन आपके पास में, इस चारों में से एक न एक का तो आपको जरूर कन्फर्म पता ही होगा, एक का तो पक्का पता रहता है अपन को। ऐसा इतना डफर भी अपन नहीं होते हैं, एग्जाम में कुछ तो पढ़ के जाते ही जाते हैं। तो जैसे भी अपन को ये अंधेरे बंद कमरे में ये किसका हो सकता है? ये मोहन राकेश का। उखड़े हुए लोग राजेंद्र यादव का। अलग अलग वेतरणी शिव प्रसाद सिंह का। ऐसे एक दो का निकाल लेते हैं ना, फिर उसमें जो बचता है ना वो जो प्रश्न होता है उसका उत्तर ऑटोमेटिक निकल जाता है। ये पथबंधु किसका है? नरेश मेहता का है। नरेश मेहता के उपन्यास हैं, देखो डूबते मस्तूल है, ये पथबंधु है, उत्तर कथा है, धूमकेतु की श्रुति है, नदी यशस्वी। ये नरेश मेहता के प्रसिद्ध प्रसिद्ध क्या है? उपन्यास है, ठीक है। चितकोबरा किसका उपन्यास है मित्रों? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये मृदुला गर्ग का उपन्यास है। चितकोबरा कटकुलाब ये मृदुला गर्ग के उपन्यास है। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही शानदार प्रश्न है मित्रों। फ्लैशबैक पद्धति यानी पूर्व दीप्ति शैली जिसको बोलते हैं उस पर लिखा हुआ हिंदी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? सुनीता है, त्यागपत्र है, शेखर एक जीवनी है या फिर आधा गांव है? तो शेखर एक जीवनी जो उपन्यास है अज्ञे का, वो फ्लैशबैक पद्धति में लिखा हुआ हिंदी साहित्य जगत का प्रथम उपन्यास है, ध्यान में रखना। आधा गांव राई मासूम राजा का है। सुनीता और त्यागपत्र हैं वो जैनेन्द्र के उपन्यास है, ठीक है ना। तो ये 2 भागों में प्रकाशित हुआ था, उत्थान और संघर्ष नाम करके। इसका पहला भाग 1941 में प्रकाशित हुआ और दूसरा भाग है वो 1944 में प्रकाशित हुआ। फिर इन दोनों भागों के बीच 4-4 उपभाग और हैं, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये 2 भागों में है परंतु दोनों भागों में 4 उपभाग और भी हैं। और ये भी नेट जेआरएफ जो परीक्षा है अपनी उसमें जोड़ रखा है, इसलिए आप इसका भी अध्ययन एक बार जरूर करें। काफ़ी महत्वपूर्ण उपन्यास है ये। शेखर एक जीवनी उपन्यास जो है मित्रों वो अज्ञे की आत्मकथा ही मानी जाती है, ठीक है। इसमें अंत संघर्ष के लिए जूझ रहा है अज्ञे, संघर्ष की कहानी है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, संस्कृत की आख्यायिका शैली, संस्कृत की आख्यायिका शैली के ढंग से लिखा हुआ हिंदी का उपन्यास कौन सा है? पुनर्वा, बाणभट्ट की आत्मकथा, अलग अलग वेतरणी और नीला चांद। तो संस्कृत की आख्यायिका शैली में लिखा हुआ प्रसिद्ध उपन्यास है वो बाणभट्ट की आत्मकथा उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी का नेट जेआरएफ में जोड़ा हुआ है, ये भी मैंने डाल रखा है। ये मित्रों 20 उच्छ्वासों में विभक्त है। ये हर्षवर्धन के टाइम की कहानी है। इसमें बाणभट्ट है, एक भट्टिनी है, इनके मुख्य मुख्य पात्र हैं और उसकी जो कहानी है वो इसमें बड़े मार्मिक ढंग से दिखलाएगी। ये संस्कृत की आख्यायिका शैली में लिखा हुआ प्रसिद्ध उपन्यास है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आप पढ़िएगा इस उपन्यास को भी, बहुत शानदार है। मणिक मुल्ला किस उपन्यास का पात्र है? बहुत अच्छा प्रश्न है। उपन्यासों के पात्र हैं वो भी याद रखने, 2 या 3 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, वो भी प्रसिद्ध जो उपन्यास है ना उनसे पूछे जाते हैं। तो मणिक मुल्ला जो उपन्यास है वो किसका? गुनाहों का देवता,
आधा गांव, सूरज का सातवां घोड़ा और झूठा सच। तो मणिक मुल्ला जो पात्र है वो सूरज का सातवां घोड़ा का पात्र है। सूरज का सातवां घोड़ा जो उपन्यास है वो धर्मवीर भारती का है। गुनाहों का देवता भी धर्मवीर भारती का। दोनों ही प्रेम प्रसंग पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, बहुत ही शानदार उपन्यास है। आधा गांव राई मासूम राजा का है और झूठा सच यशपाल का है। किस उपन्यास में, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा गया है मित्रों, किस उपन्यास में पुराने वट वृक्ष में विगत 100 वर्षों में हुए परिवर्तन का वर्णन किया गया है? तो डूबते मस्तूल, आधा गांव, बाबा बटेरनाथ या इनमें से कोई नहीं। तो मित्रों ये उपन्यास जो आंचलिक उपन्यास है और बाबा बटेरनाथ जो नागार्जुन का उपन्यास है, उस उपन्यास का नायक ही एक वटवृक्ष को बनाया गया है। तो पुराना वटवृक्ष है 100 वर्ष पुराना, उसमें हुए परिवर्तन का वर्णन किसमें है? बाबा बटेरनाथ में। नागार्जुन भी एक आंचलिक उपन्यासकार हैं, अपन ने पीछे चर्चा की है। इनके प्रसिद्ध उपन्यासों की चर्चा कर चुके हैं, एक बार फिर बता देता हूँ। बलचमना, दुख विमोचन, वरुण के बेटे, बाबा बटेरनाथ, रतिनाथ की चाची, ये इस प्रकार से। उग्रतारा भी है एक इनका, इनके प्रसिद्ध प्रसिद्ध उपन्यास है। डूबते मस्तूल नरेश मेहता का, ये आधा गांव राई मासूम राजा का। मरनाल किस उपन्यास की पात्र है? बहुत अच्छा प्रश्न है। विवर्त, नीला चांद, जुलूस और त्यागपत्र। तो मित्रों ये मरनाल जो है ना, ये त्यागपत्र उपन्यास की पात्र है। ये उपन्यास जैनेन्द्र का है और ये मरनाल एक स्त्री है, ध्यान रखना, काम भावना से क्षुब्ध हुई एक ऐसी स्त्री है जो कि अपने पति को छोड़ देती है, किसी दूसरे के साथ रिश्ते बना लेती है, फिर तीसरे पुरुष के साथ, प्रमोद नाम करके इसका एक भतीजा होता है, वो किसी प्रकार इसकी खोज परख करके इसकी खोज करता है। इस प्रकार से इसकी कहानी चलती है। ठीक है, ये मरनाल है वो त्यागपत्र की पात्र है। नेक्स्ट देखिए, दीक्षा उपन्यास किस पर आधारित है? दीक्षा उपन्यास है किस कथा पर आधारित है? महाभारत, रामकथा, ब्रह्मगीत या वेदों पर? तो मित्रों ये दीक्षा उपन्यास है वो रामकथा पर आधारित है। यह उपन्यास नरेंद्र कोहली का उपन्यास है। नरेंद्र कोहली के शुरू के 4 उपन्यास है ना वो रामकथा पर ही आधारित हैं, ध्यान रखना। जैसे दीक्षा है, अवसर है, संघर्ष की ओर है, युद्ध है, महासमर है, ये उपन्यास रामकथाओं पर ही आधारित है। ठीक है, दीक्षा नरेंद्र कोहली का प्रसिद्ध उपन्यास है। निम्न में से कौन सा उपन्यास फणीश्वरनाथ रेणुका है? मेलांचल, प्रतिपरी कथा, जुलूस, सभी। तो मित्रों सभी हैं, ध्यान रखना, ठीक है ना। अब ये प्रश्न इसीलिए डाला है जो पीछे मैं चर्चा कर चुका हूं कि अपन ऐसे प्रश्नों को खड़ाक से यहीं पे उत्तर दे देते हैं कि रेणुका उपन्यास पूछा है, मेलांचल दिखा तो रेणुका हो गया, जबकि यहाँ पे ये प्रश्न गलत हो जाएगा। सभी उपन्यास रेणु के हैं, इसलिए प्रत्येक ऑप्शन को ढंग से पढ़िए। पूर्णिया जिले के मेरीगंज को किस उपन्यास का कथानक केंद्र बिंदु बनाया गया है? जुलूस, दृक्तपा, मेला आंचल या प्रतिपरी कथा? तो मित्रों मेला आंचल है वो नेट जेआरएफ में जोड़ा गया है और मेरीगंज गांव की कथा है वो मेला आंचल उपन्यास में ही है। ये एक अंग्रेज अधिकारी था, उसकी पत्नी का नाम था मेरी, उसके नाम पर इस गांव का नामकरण वो मेरीगंज पड़ा है, पहले शायद कुछ और ही नाम था। ठीक है ना, ये बात भी ध्यान में रखना। नेट जेआरएफ में जोड़ा गया उपन्यास है, इसलिए आप इसका भी अध्ययन जरूर करेंगे, मुझे आशा है। ठीक है ना, बहुत अच्छा उपन्यास है। कौन सा उपन्यास यशपाल का नहीं है? दिव्या, पार्टी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, सभी। तो इनमें से कौन सा उपन्यास है वो सभी उपन्यास हैं वही यशपाल के हैं। दिव्या भी है, पार्टी कॉमरेड भी है, दादा कॉमरेड भी है, मेरी तेरी उसकी बात पे, झूठा सच भी है, सारे ही हैं। अनदेखे अनजान पुल, ये किसका उपन्यास है मित्रों? अनदेखे अनजान पुल। राजेंद्र यादव, मनो भंडारी और मिथिलेश या मोहन राकेश? तो अनदेखे अनजान पुल राजेंद्र यादव का प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, आगे देखिए, ये अपन ने पढ़ लिया। गलत युग्म का अपन को चयन करना है। प्रेमचंद का रंगभूमि, भीष्म साहनी का तमस, राई मासूम राजा का अंधा गांव, फणीश्वरनाथ रेणु का त्यागपत्र। तो आशा करता हूं सभी को पता होगा। ये ऑप्शन
इस प्रश्न का सही उत्तर है त्यागपत्र। वो किसका है? जैनेन्द्र का उपन्यास है। किसका है? जैनेन्द्र का उपन्यास है, प्रसिद्ध उपन्यास है जैनेन्द्र का, ध्यान रखिएगा। जैनेन्द्र के 2-4 उपन्यास बता दूं आपको मैं, जैसे देखिए परख है, सुनीता है, त्यागपत्र है, कल्याणी है, सुखदा है, जयवर्धन है, मुक्तिबोध है, दर्शाक अंतिम उपन्यास है जैनेन्द्र का। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा उपन्यास नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास है? तो नागार्जुन के जो भी उपन्यास हैं वो सारे के सारे क्या हैं? आंचलिक हैं। तो रतिनाथ की चाची है वो नागार्जुन का आंचलिक उपन्यास है। मित्रों मरजानी की लेखिका कौन है? काफी प्रसिद्ध उपन्यास है मित्रों, कृष्णा शोभती। आशा करता हूं सभी को पता होगा। सूरजमुखी अंधेरे में, मित्रों मरजानी, ये बादलों के घेरे में, जिंदगी नामा, ये सारी रचनाएं किसकी हैं? कृष्णा शोभती की हैं, याद रखना अच्छे से, ठीक है। जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्रा है? जालपा प्रेमचंद के किस उपन्यास की पात्र है? गोदान, निर्मला, गबन या कर्मभूमि? तो जालपा, ये प्रश्न बहुत बार आया हुआ है। ये जालपा और रांगनाथ एक और होता है इसके साथ में, रमानाथ, ये दोनों गबन उपन्यास के पात्र हैं। इस उपन्यास की मुख्य जो कहानी है मित्रों, वो है आभूषणों की लालसा, यानी मध्यम वर्ग के जो समाज के लोग होते हैं, जैसे दहेज प्रथा उसको अपन कह सकते हैं, उसकी लालसा है। प्रॉपर्टी की भी अपन कह सकते हैं वर्तमान युग में, उसकी लालसा है, यानी भूख है सबकी। तो आभूषणों की लालसा इसमें दिखाई गई है, मध्यम वर्ग की कथा है। रामनाथ और जालपा गबन के मुख्य पात्र हैं। आगे देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। जब दूसरों के पांवों के तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांवों को सहलाने में ही कुशल है, यह कथन किस साहित्यकार का है? अच्छा प्रश्न है मित्रों। सुदर्शन का, उग्र का, प्रसाद का, प्रेमचंद का? तो आशा करता हूं सभी को पता होगा, ये प्रेमचंद का कथन है। प्रेमचंद जी ने बहुत अच्छी अच्छी कालजयी रचनाएं दी हैं साहित्य में, इसलिए इन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि भी दी गई है। बंगाल के उपन्यासकार थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय, उनके द्वारा प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट कहकर के पुकारा गया था। वो यूं ही नहीं कहा गया था, उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे उपन्यास, बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं दी हैं, जो कि अपने परिवेश में, अपने वातावरण में वो चारों तरफ हो रही घटनाओं को ही चित्रित करती हैं। बहुत शानदार शानदार रचनाएं लिखी हैं। मौका मिले तो प्रेमचंद जी की रचनाएं जितनी मिले उतनी पढ़ डालना, बहुत ज्ञानवर्धक है। तो ये कथन बहुत बार पूछा गया है परीक्षाओं में, ध्यान रखिएगा, प्रेमचंद का है। नेक्स्ट देखिए, हाँ, यशपाल का कौन सा उपन्यास विभाजन की त्रासदी पे है? अपन ने पीछे चर्चा की है। झूठा सच उपन्यास है, 2 भागों में प्रकाशित है। देश और वतन, देश का भविष्य, पहला भाग 1958 में, दूसरा 1960 में प्रकाशित हुआ। आगे देखो, निम्न में से कौन सा उपन्यास पांडे शर्मा उग्र का नहीं है? निम्न में से कौन सा उपन्यास पांडे शर्मा उग्र का नहीं है? ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्न अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। जी, फागुन के दिन, अधकिला पुल, शराबी। तो देखो, नहीं पूछा अपन को, तो ये है फागुन के दिन है, शराबी भी है। ये अधकिला पुल है, वो किसका है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध का। ये पांडे शर्मा उग्र है ना, इनके साहित्य को बनारसीदास चतुर्वेदी के द्वारा घासलेटी साहित्य की भी संज्ञा दी है। और ये जो हैं वो अष्टावक्र नाम से भी कहानियां लिखा करते थे। कई बार परीक्षा में पूछा जा सकता है कि कौन सा साहित्यकार अष्टावक्र नाम से लिखता था, तो पांडे शर्मा उग्र लिखते थे। और इन्होंने जो उपन्यास लिखे थे वह दलित व पतित वर्ग के उपन्यासों को इन्होंने उठाया था, जो कि समाज में जो जितनी भी बुराइयां हैं उनको बखूबी नग्न चित्रण इन्होंने किया है। इसके कारण से बनारसीदास चतुर्वेदी हैं, उन्होंने पांडे शर्मा उग्र को साहित्य को घासलेटी साहित्य कह करके पुकारा था। ये अपने ज़माने में अनेक नामों से प्रसिद्ध थे, जैसे उग्र विचार होने के कारण तो इनका नामकरण उग्र पड़ा। दूसरा, उल्कापात भी कहते थे उनको, धूमकेतु भी कहा जाता था, तूफान या बवंडर नाम से भी इनको जाना जाता था। अनेक नाम थे। और कई पत्र पत्रिकाओं का भी इन्होंने संपादन किया। मतवाला से भी जुड़े थे, वीणा, स्वराज, विक्रम, ऐसे अनेक पत्रिकाओं से, स्वदेश, अनेक पत्रिकाओं से ये जुड़े हुए रहे थे। और प्रथम प्रकृतिवादी कहानीकार भी इनको माना जाता है। वैसे प्रकृतिवादी कहानीकार जो हैं वो हैं जोला, विश्व साहित्य जगत में अगर देखा जाए तो, हिंदी साहित्य जगत में अगर देखा जाए तो। और इनका एक उपन्यास है वो चंद सिनों की खतूत, यह पात्रात्मक प्रविधि में लिखा हुआ भी पहला उपन्यास हिंदी साहित्य जगत का प्रथम उपन्यास माना जाता है। ठीक है। सुधा और चंद्र किस उपन्यास के मुख्य पात्र हैं? तो सुधा और चंद्र हैं वो
गुनाहों के देवता के भावपूर्ण और प्रेम कथा पर आधारित उपन्यास लिखे थे धर्मवीर भारती ने, गुनाहों का देवता और सूरज का सातवां घोड़ा। ठीक है। त्यागपत्र किस समस्या पर आधारित है? तो त्यागपत्र जैनेन्द्र का उपन्यास अपन ने पीछे चर्चा की, तो ये नारी मनोविज्ञान पर आधारित है, नारी की काम भावना से संबंधित समस्याओं पर ये आधारित है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा उपन्यास मोहन राकेश का है? इनमें पूछा अपन को, निम्न में से कौन सा उपन्यास मोहन राकेश का है? अंधेरे बंद कमरे में, रतिनाथ की चाची, बबूल और रथ के पहिए। तो मोहन राकेश का उपन्यास है वो अंधेरे बंद कमरे में है। रतिनाथ की चाची नागार्जुन का अपन ने पीछे चर्चा की थी, और बबूल जो उपन्यास है वो है विवेक रॉय का। बबूल उपन्यास किसका है? विवेक रॉय का। और रथ के पहिए, रथ के पहिए उपन्यास है वो आपको बताना है कि रथ के पहिए जो उपन्यास है वो किसका है। इसमें ये आपके लिए 2 प्रश्न छोड़े हैं आज। नेक्स्ट देखिए, शेखर एक जीवनी वस्तुतः किसके जीवन का खाका प्रस्तुत करती है? ये अपने पीछे चर्चा की थी। शेखर एक जीवनी वस्तुतः किसके जीवन का? तो मैंने आपको पीछे बता दिया, ये अज्ञेय के जीवन पर आधारित है, यानी अज्ञेय की आत्मकथा के रूप में ही है। ठीक है ना। अज्ञेय की आत्मकथा के रूप में है, 2 भागों में, उत्थान और संघर्ष, फिर इनके 4 उपभाग भी किए हैं, वो अपने पीछे काफी चर्चा की है। यह उपन्यास आपको जरूर बताना है रथ के पहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है। प्रेमचंद का कौन सा उपन्यास कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। गोदान, रंगभूमि, प्रेमाश्रम या गबन? तो मित्रों, गोदान उपन्यास है वो कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है। और ये कथन किसके द्वारा कहा गया? अगर मैं आपके लिए प्रश्न छोड़ दूं तो क्या बता पाओगे? चलो इतने प्रश्न नहीं छोड़ता हूं, मैं बता देता हूं। ये नगेंद्र के द्वारा कहा गया कथन है। नगेंद्र ने गोदान उपन्यास के लिए कृषक जीवन का महाकाव्य कह करके पुकारा है। और प्रेमाश्रम इनका राजनीतिक उपन्यासकार भी माना जाता है। नेक्स्ट देखिए, भक्तिचरण वर्मा का कौन सा उपन्यास पाप पुण्य की समस्याओं पर आधारित है? टेढ़े मेढ़े रास्ते, भूले बिसरे चित्र, सामर्थ्य और सीमा और चित्रलेखा। तो ये जो चित्रलेखा उपन्यास है भगवतीचरण वर्मा का, ये उपन्यास है पाप पुण्य की समस्याओं पर आधारित है। और इनका जो उपन्यास है टेढ़े मेढ़े रास्ते, इसकी प्रतिस्पर्धा में रांगे राघव ने एक सीधे साधे रास्ते नाम करके एक उपन्यास लिख डाला। ये प्रतिस्पर्धा में साहित्य जगत में बहुत सी रचनाएं लिखी गई हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखिए, पूछा जा सकता है सीधे साधे रास्ते किसका है। देखो नेक्स्ट उन्हीं का प्रश्न आ गया, कर नटों के जीवन पर आधारित रांगे राघव का उपन्यास कौन सा है? नटों के जीवन पर आधारित, देखो मुर्दों का टीला, कब तक पुकारूं, चीवर, आखिरी आवाज। तो कब तक पुकारूं जो उपन्यास है रांगे राघव का, वो नटों के जीवन पर आधारित है। मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो की कथा पर आधारित है। जैनेन्द्र का कौन सा पहला उपन्यास है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जैनेन्द्र का पहला उपन्यास सुनीता है, त्यागपत्र है, परख है या कल्याणी है? कौन सा उपन्यास है मित्रों? इसको याद करने की एक ट्रिक बताऊं छोटी सी। परखी सुनीता को, त्याग दी कल्याणी को, ये चारों उपन्यास लगातार हैं। परख, सुनीता, त्यागपत्र और कल्याणी, ये जैनेन्द्र के प्रसिद्ध उपन्यास हैं। मुक्तिबोध उपन्यास पे जैनेन्द्र को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। और दूसरी बात, दशारक इनका अंतिम उपन्यास है। खेल इनकी प्रथम कहानी है, ये भी ध्यान में रखना है। ये मनोविश्लेषणवादी है ना, इसलिए काफी महत्वपूर्ण है। जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञेय, इनके अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। भीष्म शाहनी का कौन सा उपन्यास विभाजन की मानसिकता एवं उसके लाभ उठाने वाले को बेनकाब करता है? तो तमस उपन्यास है। आशा करता हूं आप सभी को तमस उपन्यास के बारे में अच्छे से पता होगा। ये भी नेट जेआरएफ में मित्रों जोड़ा हुआ उपन्यास है, ये भी आप प्लेलिस्ट में से जरूर पढ़िएगा। भीष्म साहनी के 2-4 उपन्यास याद है, मैं बता देता हूँ। जैसे तमस है, बसंती है, कुंती है, भाग्य रेखा, कड़ियाँ हैं, नीलू, नीलिमा, लोफर और जरोखे, ये इनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। ठीक है। जिप्सी उपन्यास के लेखक कौन है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जिप्सी उपन्यास के लेखक कौन है? तो मित्रों कौन है? अज्ञेय हैं, जैनेन्द्र हैं, इलाचंद्र जोशी या मनोहर श्याम जोशी? तो इलाचंद्र जोशी हैं जिप्सी। इलाचंद्र जोशी के जो प्रसिद्ध उपन्यास हैं, 1-2 बता देता हूँ। लज्जा, सन्यासी, निर्वासित,
जिप्सी, मुक्तिपथ। अब देखो इन दोनों में कंफ्यूज होता है, एक मुक्तिबोध दे दिया, एक मुक्तिपथ दे दिया। मुक्तिबोध जो है वो तो है जैनेन्द्र का, और मुक्तिपथ जो है वो है इलाचंद्र जोशी का। ये भी फ्रॉइड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित है, ये तीनों ही। हिंदी के सांस्कृतिक उपन्यासकार माने जाते हैं, हिंदी में सांस्कृतिक उपन्यासकार माने जाते हैं अगेय, धर्मवीर भारती, हजारी प्रसाद द्विवेदी, अमृतलाल नागर। तो मित्रों सांस्कृतिक उपन्यासकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। उन्होंने संस्कृत की आख्यायिका शैली में बाणभट्ट का आत्मकथा नामक करके एक उपन्यास लिखा है, और वैसे भी भारतीय संस्कृति को ही इन्होंने अपने निबंधों में भी आधार वस्तु दी है। आगे देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। हिंदी में पात्रात्मक प्रविधि में, हालांकि पीछे मैं चर्चा कर चुका हूं इस बात की, हिंदी में पात्रात्मक प्रविधि में लिखा गया मौलिक और यानी प्रथम उपन्यास कौन सा है? प्रथम मौलिक उपन्यास मेलांचल, श्यामा शौपन, चंदेसिनो खतूत या आदर्श रमणी। तो मित्रों ये पांडेबचन शर्मा उग्र का चंदेसिनो की खतूत पात्रात्मक प्रविधि में लिखा गया हिंदी का प्रथम उपन्यास। श्यामा शौपन जो उपन्यास है वो हिंदी में पहला आख्यायिका शैली में लिखा गया उपन्यास है ठाकुर जगमोहन सिंह का। मेलांचल सभी को पता है, हिंदी का प्रथम आंचलिक उपन्यास है फणीश्वरनाथ रेणु का। हृदय हारिणी और आदर्श रमणी ये हिंदी का प्रथम ऐतिहासिक उपन्यास है किशोरीलाल गोस्वामी का। आशा करता हूं कि सभी को अच्छे से बात समझ में आ गई। लखनऊ मेरा लखनऊ किसका उपन्यास है? रामदर्श मिश्र का, अमृतलाल नागर का, मनोहर श्याम जोशी का है, भगवती शरण वर्मा का। तो मित्रों मनोहर श्याम जोशी का है। क्रुक्रु स्वाहा कश्यप है, हरिया हरक्यूलिस में हैरानी, लखनऊ मेरा लखनऊ। ये फ्रॉइड के मनोविश्लेषणवाद से को किसने अपने उपन्यासों में प्रस्तुत किया है? फ्रॉइड के मनोविश्लेषणवाद जैनेन्द्र ने, अगे ने, इलाचंद जोशी ने, सभी। ये प्रश्न भी बिल्कुल इजी है, फिर भी गलत होने के चांस ये रहते हैं। अपन फ्रॉइड शब्द देखते ही जैनेन्द्र दिखते, खटाक उत्तर यहाँ पर दे देते हैं, जबकि ये तीनों ही है ना, ये फ्रॉइड के मनोविश्लेषणवाद से प्रभावित है। ध्यान रखना, प्रश्न को बहुत अच्छे से पढ़ना है। सुरेंद्र वर्मा का उपन्यास कौन सा है? नीला चांद, मुझे चांद चाहिए या काला जल? तो मुझे चांद चाहिए जो उपन्यास है वो सुरेंद्र वर्मा का प्रसिद्ध उपन्यास है, ध्यान में रखना। और मुझे चांद चाहिए लीलाधर जुगुड़ी का एक कविता संग्रह भी है, यानी काव्य भी है, यह भी ध्यान में रखना। प्रश्न में पूछ क्या रहा है, अपन को मुझे चांद चाहिए देखते हैं तो अपन लीलाधर जुगुड़ी की तरफ दिमाग जाता है, सुरेंद्र वर्मा की तरफ दिमाग बहुत कम जाता है, क्योंकि वो काव्य प्रसिद्ध है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, बहुत अच्छा प्रश्न है। सुमेलित करना अपन को। अंधा गांव किसका है? देखो राई मासूम राजा का है। अलग अलग वेतरणी किसका है? शिव प्रसाद सिंह का है। और पानी के प्राचीर किसका है? रामदर्श मिश्र का है। रतिनाथ की चाची किसका है? नागार्जुन का है। ऐसे मिलाना है। ऐसे प्रश्न 5 या 7 हर एग्जाम्स में आते हैं, स्पेशली नेट जेआरएफ में तो आते हैं। तो ऐसे प्रश्न बहुत आसान होते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। इन चारों में से अगर एक का भी आपको पता है ना तो ये प्रश्न सोल्व हो सकता है। अब देखो कैसे सोल्व हो सकता है, देखते हैं। अब रतिनाथ की चाची अपन को इसका ही पता है तो अपन नागार्जुन की तरफ जाते हैं। नीचे वो ऑप्शन मैंने बनाए नहीं थे, वैसे समझा रहा हूँ आपको। तो आप देख लेते हैं कि 4 में यानी द जो ऑप्शन है इसमें 1 नंबर है यहाँ पर। तो फिर इसका अपन को पता नहीं है कि अंधा गांव, फिर इसमें ये दूसरे ऑप्शन में आपको बी मिलेगा। ऐसे अलग अलग वेतरणी शिव प्रसाद सिंह का, प्राणी की प्राचीर रामदर्श मिश्र का। इस प्रकार से ये प्रश्न किसी भी हालत में गलत नहीं होने चाहिए, बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं। ध्यान रखना, एक का पता होता है तो भी चारों का अपन मिलाने कर सकते हैं। ठीक है ना, घबराना मत इसमें। ऐसे ते युग्म चुनना है अपन को इसमें से। इलाचंद्र जोशी का सुनीता, जैनेन्द्र का त्यागपत्र, अगेय का अपने अपने अजनबी, वृंदावन लाल वर्मा का मृगनयनी। तो इलाचंद्र जोशी का सुनीता नहीं है, ये ही ऑप्शन गलत है इसमें। ये जी जैनेन्द्र का है, सुनीता, त्यागपत्र, कल्याणी, सुखदा। ठीक है। नेक्स्ट देखो, निम्न में से सुमेलित का असुमेलित का चयन करें। असुमेलित का अपन को चयन करना है। प्रेमचंद का रंगभूमि है, भीष्म साहनी का तमस है, राई मासूम राजा का आधा गांव है, कमलेश्वर का सूरज का 7वां घोड़ा नहीं है, ये धर्मवीर भारती का है। ठीक है ना। अब सुमेलित करना अपन को। अब कुरु स्वाहा अपने पीछे ही पड़ा है, मनोहर श्याम जोशी का है। रुकेगी नहीं राधिका, उषा प्रियमवदे का है। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती का है। चांदनी खंडेर गिरधर गोपाल का है। इस प्रकार से अपन को इनको मिलान करना है। इस प्रकार से अपन ने उपन्यास के आज
सारे प्रश्न हल कर लिए, प्रत्येक प्रश्न की अच्छे से व्याख्या भी की है। और मैंने आपके लिए एक प्रश्न पीछे छोड़ा था, रथ के पहिए, आप उसका जवाब जरूर देना मित्रों। बहुत ही प्रसिद्ध प्रश्न है, बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है ये, ठीक है ना। दो प्रश्न मैंने छोड़े थे, उनके दोनों के आप जवाब जरूर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं एक नई वीडियो नए टॉपिक के साथ, और आप अपने 5 मित्रों तक इसको शेयर जरूर करें, जिससे कि और भी विद्यार्थियों को लाभ मिल सकते हैं।